नमस्कार। आज बात होगी दिल्ली सल्तनत की। एक ऐसी कहानी जो बहुत ही अविश्वसनीय है। एक ऐसी कहानी जिसमें गुलाम सुल्तान बन गए। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? समाज के सबसे निचले पायदान पर जो लोग थे वो एक इतने बड़े साम्राज्य के शासक कैसे बन गए? ये कहानी ना जितनी हैरान करती है उतनी ही दिलचस्प भी है। चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी का जवाब ना मामलुक शब्द में छुपा है। मामलुक का मतलब होता है जिस पर किसी का अधिकार हो। पर ये कोई आम गुलाम नहीं थे। ये असल में एक शक्तिशाली मिलिट्री क्लास थी। इन्हें खास तौर पर खरीदा जाता था और फिर इन्हें युद्ध और शासन की बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती थी। सोचिए, इनके लिए गुलामी ही बादशाहत तक पहुंचने का एक रास्ता थी। और एक और दिलचस्प बात, ये कोई एक खानदानी हुकूमत नहीं थी। ममलूक सल्तनत में असल में 3 अलग-अलग वंश थे और हमारी आज की कहानी शुरू होती है इसके पहले वंश से, यानी कुतुबी वंश से। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में जब उत्तर भारत में एक बिल्कुल नई ताकत उभर रही थी, गुलामों का राज। और इस कहानी का हीरो है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तुर्की गुलाम जिसे बचपन में ही बेच दिया गया था, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद सेनापति बना और फिर आखिरकार हिंदुस्तान में एक पूरी सल्तनत की नींव रखी। उसका गुलामी से सुल्तान बनने तक का जो सफर है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो आइए अब थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि ऐबक ने आखिर इस सल्तनत की पहली ईंट कैसे रखी, कैसे अपनी हुकूमत की शुरुआत की। देखिए, ऐबक एक सख्त सिपाही तो था ही, पर वो अपनी दरियादिली के लिए भी बहुत मशहूर था। वो इतना उदार था कि लोग उसे लाख बख्श कहते थे, जिसका मतलब है लाखों का दान करने वाला। अपनी हुकूमत की एक स्थायी छाप छोड़ने के लिए उसने कुछ ऐसी शानदार इमारतें बनवाईं जो आज भी दिल्ली और अजमेर की शान हैं, जैसे कि दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम और हाँ, दुनिया भर में मशहूर कुतुब मीनार का काम भी उसी ने शुरू करवाया था। लेकिन उसका राज ज्यादा लंबा नहीं चला। सिर्फ 4 साल बाद 1210 में चौगान खेलते हुए, जो आज के पोलो जैसा एक खेल है, वो घोड़े से गिर गया और इस हादसे में उसकी मौत हो गई। सल्तनत अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी कि उसका भविष्य खतरे में पड़ गया। गद्दी पर उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बैठा, लेकिन वो नाम का ही आराम शाह नहीं था। वो हुकूमत चलाने में भी कमजोर साबित हुआ और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। बदायूं का एक गवर्नर था इल्तुतमिश, जो कहीं ज्यादा काबिल था और उसने सिंहासन के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसे कई इतिहासकार दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक दूर की सोचने वाला शासक था। वो समझ गया था कि सल्तनत को एक मजबूत सेंटर चाहिए, तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला था राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करना। इस एक कदम ने दिल्ली को हमेशा हमेशा के लिए सल्तनत का दिल बना दिया। इसके बाद उसने एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को हराया, यल्दौस को, कुबाचा को, सबको। लेकिन उसकी असली परीक्षा तब हुई जब चंगेज खान की मंगोल फौज सिंधु नदी तक आ पहुंची। ये उस समय का सबसे बड़ा खतरा था, पर इल्तुतमिश ने लड़ाई की जगह कूटनीति का रास्ता चुना और अपनी सूझबूझ से सल्तनत को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। इतना ही नहीं, उसने 1229 में बगदाद के खलीफा से भी मान्यता हासिल कर ली, जिससे उसकी हुकूमत को एक कानूनी दर्जा मिल गया। तो बात साफ है, इल्तुतमिश ने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीती, उसने एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे ये नया साम्राज्य सालों साल तक चल सके। अब देखिए, इतने बड़े साम्राज्य को चलाना और अपने सरदारों को वेतन देना एक बड़ी चुनौती थी। तो उसने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला, इक्ता प्रणाली। ये था क्या? इसमें सरदारों को कैश सैलरी की जगह जमीन दे दी जाती थी। अब सरदार यानी इक्तादार उस जमीन से टैक्स वसूलते और उसी पैसे से सुल्तान के लिए एक सेना भी मेंटेन करते थे। कितना कारगर तरीका था, है ना? यही नहीं, सल्तनत को एक मजबूत आर्थिक पहचान देने के लिए उसने पहली बार पूरे राज्य में एक स्टैंडर्ड करेंसी चलाई, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये सल्तनत को आर्थिक रूप से एक साथ जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। और अपनी ताकत को और पक्का करने के लिए उसने 40 सबसे वफादार और काबिल तुर्की गुलाम सरदारों की एक खास टीम बनाई। इसे कहा गया तुर्कान चहलगानी या चालीसा।
ये ग्रुप इतना शक्तिशाली हो गया कि आने वाले कई दशकों तक सल्तनत की पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। और यहीं आकर हमें इन दोनों शुरुआती सुल्तानों की विरासत की असली झलक मिलती है। एक ने नींव रखी और दूसरे ने उस पर एक शानदार इमारत खड़ी कर दी। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर ऐबक वो संस्थापक था जिसने पहली ईंट रखी, तो इल्तुतमिश वो आर्किटेक्ट था जिसने उसके चारों ओर मजबूत दीवारें और ऊंचे स्तंभ बनाए। ऐबक ने लाहौर से शुरुआत की, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाकर सल्तनत को उसका दिल दिया। एक ने इलाका जीता, तो दूसरे ने उसे एक संगठित साम्राज्य बनाया। और उनके इस रिश्ते की सबसे बड़ी और जीती जागती निशानी है कुतुब मीनार। एक ऐसा सपना जिसे देखा ऐबक ने था, लेकिन उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया इल्तुतमिश ने। ये मीनार मानो इन्हीं दोनों की कहानी कहती है। तो ऐबक ने नींव रखी और इल्तुतमिश ने उस पर मजबूत इमारत खड़ी कर दी। लेकिन एक बड़ा सवाल हवा में तैर रहा था, क्या गुलामों के बनाए इस सिस्टम में इतनी ताकत थी कि वो अपने बनाने वालों के बाद भी जिंदा रह सके? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब सल्तनत के आने वाले कल को तय करने वाला था।